हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोजेम एजुकेशन। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी स्टडीज़ को सीरियसली ले रहे होंगे और जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन उनको आप अच्छे से देखकर उनसे काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि चैप्टर सेल को मैं 4 पार्ट में यानी 4 वीडियोस में आप तक पहुंचाऊंगी। तो ये सेकंड पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था जिसमें डिस्कवरी और सेल थ्योरी वगैरह मैंने आपको दी थी, लेकिन इस पार्ट में मैं सेल से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ और आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सेल्स में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए और ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, वो होना चाहिए। सेल में साइटोप्लाज्म होना चाहिए और सेल में न्यूक्लियस, यानी 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो सेल में होने चाहिए जिनसे सेल बनती है। यहाँ पे मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर मैंने पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैं आपको सेल के कुछ टाइप्स के बारे में, सेल के कुछ साइजेस के बारे में, सेल के कुछ अलग फंक्शंस के बारे में यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ही है जिससे आप अच्छे से समझ लेंगे कि सेल्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बेसिक कंपोनेंट एक सेल में ज़रूर होते हैं। जैसे उसकी जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है जो सेल के अंदर का जो ग्राउंड मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है न्यूक्लियस। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस या प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर न्यूक्लियस, इसके हिसाब से सेल को 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में अलग अलग रखा गया है और ये 2 कैटेगरीज हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मेरा सजेशन आपको यहाँ और है कि जो भी टर्म्स, जो भी टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी में यूज़ की जा रही हो उनको प्लीज़ आप प्रॉपरली समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि अगर आप एक बार उन टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक, अगर इस टर्म को हम 2 पार्ट में ब्रेक करें तो ये 2 पार्ट बनते हैं प्रो और कैरियोट्स। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स बना है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर हम दोनों को मिला के इसका सेंस निकालने की कोशिश करें तो इसका सेंस निकलता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस तो है लेकिन इसके प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, यानी इसके किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, एक सेल है, सेल में एक सेल मेम्ब्रेन है लेकिन न्यूक्लियस तो है बट न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है, न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं है। न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड रहता है और जो न्यूक्लियर रीजन है, जो इनडिस्टिंक्ट है, जो साइटोप्लाज्म से अलग नहीं है, वो न्यूक्लियर रीजन जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपना ऐसे ही सस्पेंडेड रखता है साइटोप्लाज्म में। इस न्यूक्लियर रीजन को जो अनडिफाइंड है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। याद रखिए, जो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं ये भी नहीं पाए जाते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यानी जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर ये नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल ही नहीं बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगी। ये सारे टर्म्स फ्रेंड्स अभी आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप और डिटेल में जाएंगे, ये टर्म्स आपको फेमिलियर हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स
प्रिमिटिव होती हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, यानी न्यूक्लियस अनडिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है इसमें। जो इसमें न्यूक्लियस का मटेरियल है वो सस्पेंडेड रहता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए, राइबोस, जो आरएनए जो भी होगा वो सस्पेंडेड होगा ऐसे ही साइटोप्लाज्म में। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और ये गोल्जी बॉडीज़ और ये सब नहीं रहते हैं, लेकिन राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये भी नहीं पाई जाती। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो फिर ये ग्रो कैसे करते हैं, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है जब इतने सारे मतलब इतना डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है। एक्चुअली इनमें जो सेल डिवीज़न होता है वो फिजन यानी ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी इसके थ्रू होता है, या फिर बडिंग के थ्रू होता है। सेल्स में ही एक बड ग्रो कर जाती है जो धीरे धीरे बॉडी से सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में पाई जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया में या आर्ची बैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिसको जो भी टर्म्स आप यूज़ करना चाहें। इसमें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी को, लेकिन आप फिर भी ये ध्यान रहे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहे कि बैक्टीरिया में आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स नहीं पाई जाती। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल्स हैं और ये कंप्लीट सेल्स हैं। कंप्लीट सेल्स का मतलब ये है कि इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो सेल का पार्ट हो और इन सेल्स में ना पाया जाता हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और जो भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल, सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये साइटोप्लाज्म से अलग रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं तो एक मैं हल्की सी हिंट यहाँ पे दे रही हूँ कि क्रोमोसोम्स आपके जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए से बने होते हैं, और ये इनमें जो जेनेटिक आपकी कैरेक्टर्स हैं ये ट्रांसफ़र करने का काम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये क्रोमोसोम्स करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, ये सब के सब आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकती है और आपकी मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यूकैरियोटिक सेल में अगर आप यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल लें तो बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर तो होता ही है, साथ ही ये यूकैरियोटिक भी है जिसमें एडवांस टाइप ऑफ सेलुलर फॉर्मेशन है। ठीक है, और इसके बाद तो हायर जितने भी होंगे वो सब के सब यूकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक का एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये आपके याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये टर्म नया आपके लिए आया है न्यूक्लियोइड, और ये न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियोइड पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी। दोनों में कंपैरेटिवली हम लोग कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेके स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियस साइज़ में बड़ा होता है और जो न्यूक्लियोइड है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है साइज़ में। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियस इट इज़ लार्ज इन साइज़ और न्यूक्लियोइड जो है इट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अगर हम देखें तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो दोनों से एकदम अपोजिट हैं कि न्यूक्लियस में
डबल मेम्ब्रेन एनवलप कवरिंग होती है, ठीक है। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन एनवलप कवरिंग होती है और न्यूक्लियाइड में जो कवरिंग मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, यानी ये न्यूक्लियर रीजन बिना कवरिंग मेम्ब्रेन के होता है, ठीक। अब न्यूक्लियस जहाँ प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में, वहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहती है। ये कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस का। जब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये न्यूक्लियस क्या होता है। और न्यूक्लियोइड की बात करें तो न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियस जो होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं प्रेजेंट, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही इंडिस्टिंक्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अब आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। फिर अब बात करते हैं फिर न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो डीएनए से जुड़कर क्रोमैटिन यानी क्रोमोसोम फाइबर्स को फॉर्म करता है, जबकि न्यूक्लियाइड में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एब्सेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहाँ जो डीएनए होता है वो उसको हम नेकेड डीएनए बोलते हैं, जो ऐसे ही सस्पेंडेड रहता है, वो किसी प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये तो अभी तक आपने देख लिया कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट। हाँ, एक टर्म और, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल को बियर करते हैं, यानी जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया आपका एक प्रोकैरियोट है, और जिन सेल्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं यानी एडवांस सेल्स पाई जाती हैं, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। ये टर्म्स आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेल्स अलग अलग क्यों फंक्शन करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने, अगर हम ह्यूमन बीइंग का ही एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल का साइज, सेल का शेप, ये सब डिफ़र हो जाता है। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वो कुछ अलग फंक्शन करती हैं, तो उनका सेल का साइज़ भी अलग हो जाता है, सेल का शेप भी अलग हो जाता है। तो ये क्या है, कैसे हैं, इन पे भी थोड़ा सा एक नज़र हम लोग डालते हैं, इनको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी काम बांट दिया गया है सेल्स के बीच में, कि अगर ये काम है, जैसे अगर आप कहते हैं एक टर्म कार्डियक मसल अगर हम यूज़ करें, तो कार्डियक मसल्स आपके हार्ट में पाई जाती हैं, और हार्ट में यानी हृदय में पाई जाती हैं, और कार्डियक मसल्स का फंक्शन बाकी मसल्स के फंक्शन से अलग होता है। कार्डियक सेल्स का फंक्शन बाकी सेल्स के फंक्शन से अलग होता है। ये थ्रू आउट द लाइफ ये कभी भी नहीं थकती हैं, कभी भी रेस्ट नहीं लेती, कभी भी, ये बहुत मतलब लगातार काम करती रहती हैं। ऐसे ही अगर आप स्टमक में ले लें तो स्टमक में आपकी म्यूकस सेल पाई जाती हैं जो म्यूकस सेक्रेट करती हैं। अब पूरी बॉडी में म्यूकस सेल नहीं पाई जाती हैं, कुछ खास जगहों पे ही म्यूकस सेल पाई जाती हैं जहाँ से वो म्यूकस सेक्रेट करती हैं, जो इंटेस्टाइन की लेयरिंग वगैरह बनाती हैं। तो ये मैंने आपके इसलिए कहा कि जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म एडवांस हो जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर भी हो जाता है, ताकि अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्स के शेप के बारे में। सेल्स का शेप जो होता है वो वेरी करता है, वेरिएबल होता है। क्यों सेल्स का शेप वेरिएबल होता है? कभी आपने देखा होगा कि सेल इर्रेगुलर शेप में है। अगर आपने अमीबा का स्ट्रक्चर जो है स्टडी किया है तो आपने देखा होगा कि उसका कोई शेप नहीं है तो वो सेल, बट उसमें कोई शेप नहीं है, वो बहुत इर्रेगुलर है। तो आपने ये देखा कि हाँ, इर्रेगुलर भी होती है। और आपने सेल्स को देखा होगा कि सेल्स स्फेरिकल भी होती हैं शेप में। आपने कभी ब्लड सेल्स को देखा है? ब्लड सेल्स स्फेरिकल होती हैं शेप में, और जो हमारे शरीर में ब्लड बहता है, जो खून बह रहा है, इसमें जो सेल्स पाई जा रही हैं RBCs, WBCs, ये स्फेरिकल होती हैं शेप में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें अब जैसे एक केस है आपका पॉलीहेड्रल सेल्स में कई सारे प्रोजेक्शंस रहते हैं, ठीक है। कभी कभी होती हैं कि सेल्स आपकी फिक्स्ड शेप होती हैं। ये फिक्स्ड शेप सेल्स किस में पाई जाती हैं? मोस्टली पाई जाती हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है।
ये इनकी क्यों फिक्स्ड शेप होती हैं? क्योंकि इनके किनारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी वजह से इनका जो शेप रहता है वो फिक्स हो जाता है, ये अपने शेप को चेंज नहीं करती हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हम लेते हैं कि सेल की साइज़ कैसे वेरी कर सकती है। तो सेल्स की साइज़ जो है वो सेल का शेप जो है वो वेरी कर सकता है। जैसे ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स भी होती हैं, जो आपके मसल फाइबर्स हैं, स्मूथ मसल फाइबर, इसमें आपने देखा होगा कि जो सेल है वो स्पिंडल शेप्ड है। सेल्स इलोंगेटेड भी होती हैं, यानी सेल का जो शेप है वो इलोंगेटेड भी होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले लेते हैं नर्व सेल्स, ये इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि वेरिएशन है सेल के शेप में, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही हैं, उसके हिसाब से उनकी सेल की साइज, सेल का जो शेप है वो चेंज करता है। अब हम बात करते हैं सेल की साइज़ की। तो साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स रेंजेस बिटवीन ब्रॉड लिमिट्स, यानी जो सेल की साइज़ है वो भी आपकी डिफ़र करती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। किसी किसी प्लांट्स में आप सेल्स को नेकेड आई से भी देख सकते हैं। सेल्स इतनी बड़ी होती हैं कि उनको आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और कुछ सेल्स इतनी माइक्रोस्कोपिक होती हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोप ना यूज़ करें तो आप उनको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी यूज़ करना पड़ता है। अगर आप नर्व सेल्स की बात करें तो कुछ नर्व सेल्स की साइज़ तो 1 मीटर तक भी होती है। जी हाँ, है तो सरप्राइजिंग, बट ऐसा ट्रू है कि कुछ सेल्स जो साइज़ में होती हैं वो 1 मीटर लंबी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपने देखा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा आपने डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स देखे, डिफरेंट साइज़ ऑफ सेल्स भी आपने देखा। और अब आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जान लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अपनी जो वीडियो आपको दे रही हूँ उसमें कुछ मैं बेसिक चीज़ें भी आपको सिखाती चल रही हूँ ताकि आप उसके बारे में जानते रहें, ठीक है। अब एक बार आप इसको रिकॉल कर सकते हैं कि द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। वायरस को क्यों एक्सेप्ट हम कर रहे हैं? क्योंकि वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस में अपनी कोई सेल नहीं होती, कोई सेलुलर फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जब भी किसी की बॉडी में एंटर करता है, ये एक पार्टिकल है एक्चुअली, जिसे हम ना लिविंग में रखते हैं ना नॉन लिविंग में रखते हैं। ये जब किसी की बॉडी में एंटर करता है तो वहाँ के सेल्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है, सारी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। अब एक टिपिकल सेल जो होती है उसमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए। उसमें बेसिक कंपोनेंट्स में जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो, सेकंड साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को रखता है, कंटेन करता है, ये उसमें होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स, ये ह्यूमन बीइंग की रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये जो न्यूक्लियस होता है इसको ये लूज़ कर देती हैं। इसलिए लूज़ कर देती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अपने में कंटेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ये कैरी कर सकें। तो ध्यान रखिए कि सभी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जैसे आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में फ्लोएम सीव ट्यूब्स, ये आपकी इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, इसको भी ये लॉस्ट कर देती हैं, जिससे ये क्या होता है कि जो भी मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर सकें प्लांट्स के अंदर। इसकी वजह से ये न्यूक्लियस को लूज़ कर देती है। तो अभी आपने देखा सेल शेप, सेल साइज। अब हम बात करते हैं सेल के वॉल्यूम की, ठीक है। सेल का जो वॉल्यूम होता है, ये सेल का वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हाथी है, अगर हम एलिफेंट का एग्जाम्पल लेते हैं तो एलिफेंट के एग्जाम्पल में जो सेल वॉल्यूम है, जो उसके सेल का वॉल्यूम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा एनिमल है तो उसके सेल का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल लें तो किडनी और जो लीवर सेल्स होती हैं, ठीक है, ये बुल्स में, हॉर्स में और माउस में, तीनों में ये लगभग सेम साइज़ की होती हैं। अब तीनों के साइज़ में, तीनों की बॉडी साइज़ में कितना डिफरेंस है?
एक हॉर्स है और एक माउस है, लेकिन जो लीवर और किडनी सेल्स होती हैं उन लोगों की साइज़ जो है वो सेम होती है इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म में। तो ये डिफरेंस टोटल मास का ऑफ सेल का आता है कि यानी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल जुड़ी हैं, इसकी वजह से सेल का जो बॉडी का जो शेप है, बॉडी का जो साइज़ है, ये वेरी करती है। इसलिए नहीं वेरी करती है कि सेल का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, किसी के अंदर बहुत बड़ी सेल पाई जाएगी इसलिए उसका वॉल्यूम, इसलिए उसका बॉडी बहुत बड़ा हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एक तरह से रिवीजन के लिए ही हैं और इसको आप एज अ असाइनमेंट लीजिए और इन असाइनमेंट को आप सॉल्व करके जो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है उस पर आप मुझे मेल करिए और डेफिनेटली मैं आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करूँगी और आंसर्स को इवैल्यूएट करने के बाद मैं डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स चेक करूँगी श्योरली। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म्स प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, describe the different shapes of cells. Now next, what do you mean by division of labor? ठीक है, अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये भी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स अबाउट सेल वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे।